नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जीके वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे चौहान राजवंश। देखिए, चौहान राजवंश से संबंधित 2 वीडियो जो हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में ये जो आज वाला वीडियो है, ये देखिएगा। और आज के इस वीडियो में अपन जो है अजमेर के जो चौहान हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इन अजमेर के चौहानों को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और साथ साथ में इनके जो नोट्स हैं वो भी बनाते जाइएगा। देखिए, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है चौहान राजवंश में, तो उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है चौहान राजवंश में ये जो चौहान है, इन चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन चौहानों की उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के मत हैं, वो मत अपन ने पढ़े हैं। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा है कि ये जो चौहान राजवंश है, इनका मूल स्थान क्या है। तो मूल स्थान जो है वो आपके 3 हैं, जिनमें सर्वमान्य जो है बिजोलिया शिलालेख के आधार पर वो है आपका सांभर, जिसको अपन बोलते हैं शाकंभरी, जयपुर का इलाका है ये। तो ये जो है इनका मूल स्थान है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कौन सा चौहान राजवंश आया था, यानी कि कौन सा चौहान राजवंश का जो शासक है वो यहाँ पे आया था, तो उसका नाम है आपका वासुदेव चौहान। ये जो वासुदेव चौहान है, ये चौहानों के मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कहलाते हैं। तो वासुदेव चौहान को अपन ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अपने सिलेबस में दिया हुआ है अजमेर के चौहान। देखिए, अजमेर के चौहान जो हैं वो पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि ये अजमेर के चौहान आए कहाँ से हैं। तो ये जो अजमेर के चौहान हैं, ये आपके सांबर से ही आए हैं, यानी कि पहले इनकी राजधानी जो थी, इनका स्थान जो था वो सांबर था। उसके बाद में ये अजमेर आते हैं। और अजमेर कौन आते हैं? अजमेर आते हैं आपके अजय राज। अजय राज जो है वो 1113 ईस्वी में आपके अजमेर आते हैं और वहाँ पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करते हैं। और अजमेर के जो चौहान हैं वो आपके प्रारंभ होते हैं इस अजय राज से। अजय राज के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है आपका पृथ्वीराज प्रथम। देखिए, जो पृथ्वीराज हैं ये 3 हैं। ये जो पृथ्वीराज प्रथम है ये आपके सांबर से ही हैं। इनके जो पुत्र हैं आपके अजय राज, ये आते हैं अजमेर में। अब अजय राज के जो पुत्र हैं इनका नाम है आपका अर्णोराज। तो अर्णोराज को अपन ने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही डिटेल से समझा है। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, वो पहले वाले वीडियो जरूर देखेगा। उनमें जो है अपन ने अर्णोराज यानी कि आना जी को पढ़ा है। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इनको बोलते हैं आना जी। अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर अपन ने अर्णोराज का परिवार समझ लिया तो ये मानिए अपन ने अजमेर के जो चौहान हैं उनको समझ लिया। तो अर्णोराज का जो परिवार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपन ने अर्णोराज का परिवार पढ़ा था 2 वीडियो में, दोनों वीडियो में अपन ने पढ़ा है। आज की इस वीडियो में अपन दोबारा से पढ़ते हैं कि देखिए, अर्णोराज जो हैं इनकी 2 पत्नियां हैं। इनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम है आपका सुधवा, ये सुधवा है, सुधवा देवी। और इनकी जो दूसरी पत्नी है इनका नाम है कांचन देवी। देखिए, जो सुधवा है, इस सुधवा से इनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम है आपका जगदेव। ये जो जगदेव है, इस जगदेव ने इन अर्णोराज की हत्या कर दी। ये जो पितृहंता कहलाते हैं आपके जगदेव। एक अर्णोराज के जो पुत्र हैं उनका नाम है आपका विग्रहराज चतुर्थ। ये जो विग्रहराज चतुर्थ हैं ये भी महत्वपूर्ण है आपके, तो इनको भी अपन ने डिटेल से पढ़ा है। एक है इनकी पुत्री, उनका नाम है आपका जलहणा। तो ये जो सुधवा देवी है, इन सुधवा देवी से इनके ये पुत्र होते हैं आपके जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और एक पुत्री होती है जलहणा। ये जो आपकी कांचन देवी है, जो अर्णोराज की दूसरी पत्नी है कांचन देवी, इनसे इनके पुत्र होता है, उनका नाम है सोमेश्वर। और ये जो सोमेश्वर हैं इनके पुत्र होते हैं पृथ्वीराज तरते, जिनको आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज का नाम आते ही ये पृथ्वीराज जो हैं वो याद आते हैं। पृथ्वीराज भी कौन से? पृथ्वीराज तरते। देखिए, पृथ्वीराज भी कौन से? 3 पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज प्रथम और एक पृथ्वीराज द्वितीय हैं। वो पृथ्वीराज द्वितीय कौन है? इस जगदेव के बेटे हैं पृथ्वीराज द्वितीय।
तो जगदेव के बेटे जो हैं पृथ्वीराज द्वितीय। और ये जो विग्रह राज है, इस विग्रह राज के भी बेटे हैं, उनका नाम है अपर गांगे और एक नाम है आपका नागार्जुन। ये देखिए अपर गांगे और नागार्जुन, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ये जो सबसे पहले जो राजा बनते हैं, जो शासक बनते हैं अर्णोराज की हत्या करने के बाद में, वो बनते हैं आपके जगदेव, क्योंकि जगदेव ने ही इनकी हत्या की है अर्णोराज की। जगदेव जो है आपके पितृहंता कहलाते हैं। तो जगदेव शासक बनते हैं अर्णोराज की मृत्यु के बाद में। जगदेव के बाद में इन जगदेव की हत्या कर देते हैं, इनके ही भाई हैं ये विग्रह राज चतुर्थ, ये इनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में यानी कि जगदेव के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके विग्रह राज चतुर्थ बनते हैं। विग्रह राज चतुर्थ के बाद में आपके शासक बनते हैं अपर गांगे। देखिए क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि अर्णोराज के बाद में चौहान राजवंश में शासक कौन बनता है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अर्णोराज के बाद में जो है लोग याद रखते हैं सीधा का सीधा किसको, पृथ्वीराज चौहान को या फिर सोमेश्वर चौहान को। लेकिन इनसे पहले भी आपके राजा बने हुए हैं कौन, अर्णोराज के बाद में आपके शासक बनते हैं जगदेव, जगदेव के बाद में बनते हैं विग्रह राज चतुर्थ, और विग्रह राज चतुर्थ के बाद में बनते हैं अपर गांगे, और अपर गांगे के बाद में आपके शासक बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। फिर पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में आपके शासक बनते हैं सोमेश्वर चौहान, और सोमेश्वर चौहान के बाद में आपके शासक बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ये जो सोमेश्वर हैं इनके दो पुत्र हैं, एक तो है पृथ्वीराज तृतीय और एक है इनका नाम है हरिराज। तो सोमेश्वर के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो पृथ्वीराज तृतीय जब राजा बनेंगे, जब शासक बनेंगे, तो ये जो अपर गांगे और जो नागार्जुन है, जो इनके चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई हुए, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के जो पिताजी हैं उनका नाम है सोमेश्वर, और इनके जो पिताजी हैं सोमेश्वर, इनके भाई हैं विग्रह राज चतुर्थ और इनके बेटे हैं। तो पिता के भाई के बेटे क्या हो गए, चचेरे भाई हो गए। तो ये जो अपर गांगे और नागार्जुन जो है ये चचेरे भाई हैं इसके पृथ्वीराज तृतीय की। तो जब पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है तो ये दोनों भी आते हैं आपके, ये भी लड़ाई करते हैं। तो ये दुश्मनी है एक तरीके की पृथ्वीराज तृतीय के। तो अपर गांगे और नागार्जुन भी आएंगे, अपन आज पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ेंगे तब। तो ये जो है अपन ने यहाँ तक का जो है सोमेश्वर चौहान तक का ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है इन दो वीडियोज में। आज के इस वीडियो में अपन इस पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ेंगे। ये जो है अंतिम हिंदू सम्राट है। अजमेर जो राजवंश है उसमें जो चौहान है उसमें ये अंतिम है पृथ्वीराज तृतीय। इनके जो पुत्र हैं वो फिर यहाँ से सीधे रणथंभौर चले जाते हैं। तो अजमेर के जो चौहान है वो यहाँ पर फिर वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है अपन प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पृथ्वीराज तृतीय जो हैं ये 1177 से लेकर के और 1192 ईस्वी तक आपके शासक रहते हैं। 1192 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध लड़ते हैं आपका तराइन का युद्ध, और 1177 में ये शासक बनते हैं। इनका जो जन्म है वो होता है आपका 1166 ईस्वी में अनहिल पाटल गुजरात में। 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बनते हैं। देखिए 1166 में इनका जन्म होता है और 1177 में ये शासक बन जाते हैं, यानी कि छोटी सी उम्र में ये शासक बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय। इनके जो पिताजी हैं सोमेश्वर चौहान, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो है इनको शासक बनाया जाता है। तो इनके पिता का नाम क्या है, सोमेश्वर चौहान है। इनकी माता का नाम क्या है, कर्पूरी देवी है। जब ये छोटी सी उम्र में शासक बनते हैं आपके, तो जो संरक्षिका है यानी जो संभालने वाली है राजकाज को, वो है आपकी कर्पूरी देवी। ये बागडोर संभालती है और शासक जो है वो बना देती है आपके किसको, पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय शासक बन जाते हैं सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में, और जो संरक्षिका है इनकी वो बनती है इनकी माता कर्पूरी देवी। देखिए इनके प्रधानमंत्री जो है पृथ्वीराज तृतीय के वो है आपके कदमदास, कहीं कहीं इनका नाम मिलता है केमा से। ये जो है आपके सोमेश्वर के समय भी थे, जब अपन ने सोमेश्वर चौहान पढ़ा था उसके समय भी इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके कदमदास। तो ये कदमदास जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के भी प्रधानमंत्री हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक वीर शासक रहा है। तो इसके जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान जो है इनके जो सेनापति हैं इनका नाम है भुवनमल। तो इनके सेनापति का नाम ध्यान में रखना है भुवनमल। इनके प्रधानमंत्री का नाम जो है वो ध्यान में रखना है कदमदास। इनके पिताजी हैं सोमेश्वर, इनकी माता का नाम है कर्पूरी देवी, इनकी संरक्षिका भी ही है कर्पूरी देवी।
देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है इनको उपाधियां मिली हुई है। कौन कौन सी उपाधि? दल पंगुल, जिसको अपन बोलते हैं विश्व विजेता। तो इतने महान सम्राट ये रहे हुए हैं, विश्व को विजित करने वाले हैं ये। तो दल पंगुल की इनकी उपाधि मिलती है। राय पिथौरा, एक है गार्जिसपति, जिसको बोलते हैं अचूक निशानेबाज, यानी कि इनका जो निशाना था वो अचूक था। ये गार्जिसपति की इनको उपाधि मिली हुई है। अंतिम हिंदू सम्राट है ये। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र हैं इनका नाम है गोविंदराज। ये गोविंदराज जो है ये बाद में रणथंभौर चले जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी हैं इन दरबारियों को अपन को याद रखना है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं चंद्रबरदाई। देखिए जो चंद्रबरदाई हैं इनका अन्य नाम है पृथ्वी भट्ट। ये पृथ्वी भट्ट भी ध्यान में रखना है, चंद्रबरदाई का नाम है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है। ये जो पृथ्वीराज रासो है जिसमें अपन को पृथ्वीराज के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है ये इन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हैं चंद्रबरदाई, इनके द्वारा लिखी गई है, जिसको बाद में पूरा करते हैं कौन करते हैं? जलहन करते हैं। ये देखिए एक नाम आया है जलहन, और एक अपन ने पढ़ा था जलहना, और एक अपन ने पढ़ा था सुलहना। आपने वीडियो अगर ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो आपने ये नाम जरूर पढ़े होंगे। अपन ने 2 वीडियो पढ़े हैं। इन 2 वीडियो में अपन ने जलहना का भी जिक्र किया है, अपन ने आज के इस वीडियो में इस जलहन का जिक्र किया है। और सबसे पहले जब अपन ने अजमेर के चौहान पढ़े थे तो सबसे पहले अपन ने सुलहना का भी जिक्र किया था। ये कौन है? एक बार अपन फिर से इनको पढ़ते हैं। देखिए जो जलहना है ये अर्णोराज की पुत्री है, और जलहन कौन है? ये पृथ्वीराज रासो जिन्होंने पूर्ण की थी वो है आपके जलहन। और सुलहना कौन है? ये नरवर्मन का सेनापति है। जब अपन ने अजय राज पढ़ा था, अजय राज जिन्होंने अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना की है, तो अजय राज जब नरवर्मन को पराजित करते हैं तो उनके जो सेनापति हैं सुलहना, उनको बंदी बना करके ले आते हैं। अपन ने अजय राज जब पढ़ा था तब इनको पढ़ा था सुलहना को। और एक है आपका कलहन, ये अपन ने पढ़ा है तो आपको ध्यान में रखना है। कलहन जो है वो राज तरंगिणी के रचयिता हैं। तो ये जलहना, जलहन, सुलहना, कलहन कंफ्यूज नहीं होना है, इनको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज चौहान के जो अन्य दरबारी हैं उनका नाम है जयानक। ये पृथ्वीराज विजय जो है ये लिखी है इन्होंने। एक है आपके जनार्दन। देखिए कैसे याद रखेंगे अपन इनको? चंद्रबरदाई, फिर है जयानक और जनार्दन। वागीश्वर, विश्वरूप और विद्यापति गौड़। तो वागीश्वर, विश्वरूप और विद्यापति गौड़। लास्ट में क्या है? आपकी आशा है, तो आशाधर। चंद्रबरदाई, जयानक, जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और आशाधर। ये जो इंपॉर्टेंट है आपके दरबारी, ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार आरपीएससी में कि निम्न में से कौन सा जो है आपका पृथ्वीराज चौहान का दरबारी नहीं है? तो उनमें 3 जो ऑप्शन थे उनमें तो ये था, और एक ऑप्शन जो था वो अलग था। तो ये जो नाम है आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1177 में शासक बनते हैं। तो जब वो शासक बनते हैं छोटी सी उम्र में, तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, यानी कि उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। कौन कौन से दुश्मन होते हैं उनके? देखिए सबसे पहले तो उनके घर में दुश्मन है अपर गांगे और नागार्जुन। ये जो इनके चचेरे भाई हैं, ये जो विग्रहराज चतुर्थ हैं उनके बेटे हैं अपर गांगे और नागार्जुन। तो देखिए अपर गांगे जो है पहले शासक हुआ था इस पृथ्वीराज चौहान से, और सोमेश्वर चौहान से पहले जो था पृथ्वीराज द्वितीय से पहले जो अपर गांगे ही शासक था। तो अपर गांगे पहले बना हुआ शासक था। उसके बाद में आपका जो पृथ्वीराज द्वितीय बनता है, फिर सोमेश्वर चौहान बनता है। उसके बाद में सोमेश्वर चौहान की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है, तो अपर गांगे जो है ये सोचता है कि ये क्या बात हुई, अपना नंबर कब आएगा। तो ये राजा बनना चाहता है अपर गांगे, और इसी का भाई है नागार्जुन, ये चाहता है कि मैं राजा बनूं। तो ये जो दुश्मन है आपके किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो घर में इनके दुश्मन है। यहाँ पे बीच में देखिए ये राजस्थान है, ये नक्शा है जैसे मेरे पास था, मैंने देख करके बनाया है। जैसा भी बनाया है बस आपको समझने की कोशिश करनी है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना है आपको बस समझना है कि ये जो राजस्थान है देखिए अपने भारत में, यहाँ पे ये जो बीच में अजमेर है, यहाँ पे शासक कौन है? अपने पृथ्वीराज जो है। और यहाँ पे इनके जो दुश्मन है 1 नंबर पे वो कौन है? अपर गांगे और नागार्जुन, जो इनके चचेरे भाई हैं वो इनके दुश्मन हैं। उसके बाद में एक जो जाति है हिसार हरियाणा में, उस जाति का नाम है भंडानक जाति।
ये जो भंडानक जाति है ये भी बार बार आक्रमण कर रही थी इधर, तो ये भी इनकी दुश्मन है। इन भंडानकों का दमन जो है पहले भी चौहान करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से दमन नहीं कर पाते हैं। पूरी तरह से दमन जो है आपके पृथ्वीराज ही करते हैं। तो ये जो भंडानक जाति है ये भी इनकी दुश्मन है। देखिए इनके घर में दुश्मन है, ये जो पड़ोस में बिल्कुल ये जो जाति है ये इनकी दुश्मन है। इनके अलावा यूपी में जो है महोबा के पास चंदेल शासक है परमार्दी देव, इनके साथ भी इनकी दुश्मनी होती है पहले से ही। तो ये परमार्दी देव जो है चंदेल शासक है, ये भी इनका दुश्मन है। एक इनके यूपी में ही कन्नौज शासक है जयचंद गहड़वाल, तो इनके साथ भी इनकी दुश्मनी है। तो देखिए पड़ोसियों में इनके दुश्मनी है, घर में इनके दुश्मनी है, और एक जो है नीचे की तरफ देखिए गुजरात में चालुक्य शासक है भीमदेव द्वितीय, ये भी इनका दुश्मन होता है। तो इन सब के साथ जो है दुश्मनी के कारण है वो भी पढ़ेंगे अपन, और डिटेल से किस प्रकार से इनकी दुश्मनी हुई है, फिर दुश्मनी के बाद में इनके मध्य किस प्रकार से युद्ध हुआ है और कौन जीता है कौन हारा है, ये सारी बातें जो है अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार जो है ये जो डायग्राम है और ये जो बातें हैं 6 बातें, वो आपको दिमाग में सेट करनी है। पहली बात कौन सी है कि इनके घर में दुश्मन है, जब ये शासक बनते हैं तब इनके घर में दुश्मन बैठे हैं कौन, अपर गांगे और नागार्जुन, जो कि इनके चचेरे भाई हैं। ये जो जाति है एक भंडानक जाति हिसार हरियाणा में, ये इनकी दुश्मन है। ये जो पड़ोस में यूपी के पास में चंदेल शासक है परमार्दी देव, ये इनका दुश्मन है। कन्नौज शासक जयचंद गहड़वाल, ये इनका दुश्मन है। और गुजरात में चालुक्य शासक जो भीमदेव द्वितीय है, ये इनका दुश्मन है पृथ्वीराज का। एक जो है लास्ट में आता है आपका गोर स्थान है, एक गोर स्थान अफगानिस्तान में एक गोर स्थान है, वहां का है मोहम्मद गोरी, ये तुर्क है, ये इनका दुश्मन है बहुत बड़ा। इनके मध्य फिर युद्ध होते हैं आपके तराइन की, तो वो दोनों युद्ध अपन पढ़ेंगे। तो ये जो 6 बातें हैं, इन 6 बातों को आपको दिमाग में सेट करना है। उसके बाद में अपन एक एक करके इन बातों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय चंदेल शासक कौन था, तो चंदेल शासक कौन था, परमार्दी देव था। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान के समय चालुक्य शासक कौन था, तो चालुक्य शासक कौन था, भीमदेव द्वितीय था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 6 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पहले नंबर की बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने घरेलू दुश्मन अपर गांगे को हराया। अपर गांगे कौन है, इनका चचेरा भाई है, तो इनको ये हरा देते हैं, अपर गांगे की मृत्यु हो जाती है। फिर जो है एक गुड़गांव का युद्ध होता है 1178 ईस्वी में, पृथ्वीराज के और नागार्जुन जो है इनका चचेरा भाई, इनके मध्य होता है। ये जो नागार्जुन है, इस नागार्जुन ने विद्रोह किया था पृथ्वीराज चौहान के विपरीत, और जो गुड़गांव है इस गुड़गांव को अपने अधीन कर लिया था। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो वह गुड़गांव की तरफ जाता है, और कहा जाता है कि इसका नाम सुनते ही कि भाई पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, ये नागार्जुन वहां से भाग जाता है। तो ये जो गुड़गांव का युद्ध है सबसे पहले 1178 में ये होता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जो घरेलू दुश्मन थे अपर गांगे और नागार्जुन, इन दोनों को हरा देता है, इन दोनों को भगा देता है, इन दोनों की फिर वो मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने अपने घरेलू दुश्मनों को खत्म किया है। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर पे अपने क्या पढ़ा था, भंडानक जाति। तो इन भंडानकों का दमन करता है 1182 ईस्वी में। ये डेट भी ध्यान में रखनी है। 1178 में तो क्या करता है, अपने घरेलू दुश्मनों को खत्म करता है। 1182 में भंडानकों का दमन करता है। भंडानक जो है एक सतलज प्रदेश की जाति है, आपका जो पंजाब है उधर से एक जाति आई हुई है भंडानक। वो आपके इस समय जो है पृथ्वीराज चौहान के समय आपके हिसार और हरियाणा में रह रही थी। ये जो भंडानक जाति है ये बार बार आक्रमण कर रही थी इधर, तो इनको जो है समूल नाश कर देते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। तो इन भंडानकों का दमन करते हैं 1182 ईस्वी में। तो 2 बातें आपको ध्यान में रह गई होगी, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में 3 नंबर पे अपन पढ़ते हैं महोबा विजय। देखिए ये जो महोबा है ये एक स्थान का नाम है, बुंदेलखंड जो है आपका यूपी में, उसके पास है महोबा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तुमुल का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। देखो 1182 में ही भंडानकों का दमन करते हैं और 1182 में ही ये महोबा को विजित करते हैं। इधर महोबा में कौन है, आपका है परमार्दी देव चंदेल है, और फिर ये अपने इधर कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। इन दोनों के मध्य जो है युद्ध होता है, जिसमें आपके जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन ये जो युद्ध है महोबा वाला,
ये युद्ध आपका जाना जाता है आला और उदल के नाम से, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से इस युद्ध को किया था। इनको पता था कि अपनी हार सुनिश्चित है, क्योंकि सामने पृथ्वीराज चौहान है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वीरतापूर्ण तरीके से इस युद्ध को लड़ा और ये लास्ट में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, आला और उदल। तो ये दो नाम जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, आला और उदल। ये जो महोबा का युद्ध जो है, इस महोबा के युद्ध को आला और उदल के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, जो वीर होगा उसकी बढ़ाई अपने आप होगी। तो इस युद्ध में जो है वो वीरता के जो गीत हैं वो गाए जाते हैं आला और उदल की। इस महोबा युद्ध को बोलते हैं अपन तुमुल का युद्ध। ये तुमुल कोई स्थान नहीं है, तुमुल का मतलब होता है भयानक। तो ये भयानक युद्ध हुआ था, एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में महोबा जगह पे पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के सेनापति आला और उदल के मध्य, जिसमें आला और उदल जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, महोबा विजय के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को यहाँ का अधिकारी नियुक्त किया था। ये जो नाम है पंजुन राय, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आला और उदल जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीतने के बाद में पंजुन राय को यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महोबा है यहाँ पे ये विजय प्राप्त करते हैं। तो एक नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा कि अपने दुश्मनों को मारते हैं 1178 ईस्वी में। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा है भंडानक जो जाति है उसका दमन करते हैं 1182 ईस्वी में। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है 3 नंबर पे कि जो महोबा है इसको विजय करते हैं 1182 ईस्वी में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान व चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मध्य संघर्ष। देखिए, जो चालुक्य शासक है भीमदेव द्वितीय, ये कहाँ का है? ये है आपका गुजरात का। गुजरात के हैं ये चालुक्य शासक। देखिए, इस गुजरात के साथ में इन चौहानों का पहले से ही संघर्ष प्रारंभ था। पहले से संघर्ष भी था और पहले से इनका जो संबंध भी था, रिश्ते भी हुए हुए थे। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो अर्णोराज है, अर्णोराज, इस अर्णोराज ने गुजरात के जो शासक है जय सिंह सिद्धराज उसको हराया था और उसकी जो पुत्री है कांचन देवी, उसके साथ इसने विवाह किया था। जय सिंह सिद्धराज कहाँ का था? वो भी चालुक्य शासक था। तो उसकी पुत्री जो है उसके साथ विवाह किया था इस अर्णोराज ने। उसके बाद में इस अर्णोराज ने जो है अपनी पुत्री जलहणा का विवाह करवा दिया था। किसके साथ? चालुक्य शासक जो था आपका कुमारपाल, उसके साथ। तो ये अपन पहले भी पढ़े हैं कि गुजरात के साथ इनके संबंध भी हैं और गुजरात के साथ इनकी लड़ाई भी चल रही है। तो जब पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है तो चालुक्य शासक है भीमदेव द्वितीय, इनके मध्य भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये संघर्ष क्यों होता है? एक आबू की राजकुमारी है इच्छनी देवी, इससे विवाह को लेकर के। ये जो इच्छनी देवी है, इससे विवाह की इच्छा थी किसकी? इस भीमदेव द्वितीय की। ये इससे विवाह करना चाहता था। ये एक सुंदर राजकुमारी थी इच्छनी देवी आबू की, और ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये भी विवाह करना चाहता था। तो इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है आपका। तो जगदेव जो प्रतिहार है, इसके सहयोग से फिर पृथ्वीराज तृतीय और भीमद्वितीय जो है इनके मध्य संधि होती है। ये जो संघर्ष है इन दोनों के मध्य, ये काफ़ी सालों तक चलता है, 3-4 सालों तक चलता है। ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये इस इच्छनी देवी को लेकर के आ जाते हैं और जो भीमदेव द्वितीय हैं फिर वो लड़ाई करने आता है। दोनों के मध्य लड़ाई होती है तो भीमदेव द्वितीय को मार करके भगा देते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से फिर इसको लगता है कि अपन इस पृथ्वीराज चौहान से नहीं जीत सकते। दोनों के मध्य फिर वो जो संधि करवाता है आपका जगदेव प्रतिहार करवाता है। तो ये जगदेव प्रतिहार ध्यान में रखना है। ये कौन है? ये संधि कराने वाला है किन के मध्य? इस भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इनके मध्य जो है लड़ाई हुई थी पहले से इच्छनी देवी को लेकर के। तो ये जो संधि है आपका करवाता है जगदेव प्रतिहार। देखिए, अपन ने 4 बातें पढ़ ली हैं। उसके बाद में अपन 5वीं पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान व कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के मध्य संघर्ष है। तो कारण क्या है कि जयचंद की जो पुत्री है संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम था। ये कारण बताते हैं आपके जो चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई, इन्होंने बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो। तो उस बुक में अपन को यह कारण मिलता है कि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, वो इस पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। ये जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इस पृथ्वीराज चौहान और ये जो संयोगिता के पिताजी हैं जयचंद गढ़वाल, इन दोनों के मध्य विवाद होता है, संघर्ष होता है, युद्ध होता है। दूसरा जो कारण है, अन्य जो लोग हैं वो बताते हैं कि राज्य विस्तार नीति है, ये प्रमुख कारण है। तो अपन को दोनों ही ध्यान में रखने हैं कि संयोगिता भी एक कारण रही है इन दोनों के मध्य संघर्ष का,
और राज्य विस्तार नीति है, ये भी कारण रहा है दोनों के मध्य संघर्ष का, दोनों के मध्य युद्ध का। देखिए पृथ्वीराज चौहान व कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के मध्य जो विवाद है संयोगिता को लेकर के, राज्य विस्तार नीति को लेकर के, और ये जो विवाद है इनका, ये इनके मध्य विवाद पहले से भी था। अब पहले से कैसे था, तो एक जो कहानी है वो अपन को देखने को मिलती है, चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, वो पृथ्वीराज रासो में। वो कहानी कौन सी है, थोड़ी सी अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए चंद बरदाई जो है वो बताते हैं कि ये जो आपके पृथ्वीराज चौहान है, एक तो कौन है आपके पृथ्वीराज चौहान, और एक कौन है आपके जयचंद गढ़वाल। इन दोनों के जो नाना जी हैं वो हैं आपके दिल्ली के शासक, दिल्ली के जो राजा हैं वो इन दोनों के नाना जी हैं, पृथ्वीराज के भी और जयचंद गढ़वाल के भी। दोनों के नाना जी हैं कौन, दिल्ली के राजा जी। अब जो है इन दिल्ली के जो राजा है इनकी दो पुत्री है, इनके पुत्र नहीं है, इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या थी, दो पुत्री थी। तो एक जो है इस जयचंद की माता है और एक क्या है, इस पृथ्वीराज की माता है। यानी कि इनके जो नाना जी हैं वो कौन है, दिल्ली के राजा, जिनकी दो पुत्री थी, जिनमें एक तो है पृथ्वीराज की माता और एक है आपकी जयचंद की माता। तो ये जो दिल्ली के जो राजा हैं ये इस पृथ्वीराज को यानी कि अपने इस नातिन को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा लाड करते हैं, और इसको जो है वो कमज़ोर समझते हैं। तो ये जो पहले से ही खटास पड़ी हुई है बचपन से ही, वो इस बात को लेकर के पड़ी हुई है कि ये जो नाना जी हैं इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है अपन को, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ अपन को मिलती है पृथ्वीराज रासो में, चंद बरदाई के द्वारा जो लिखी गई है उसमें। फिर उसमें यह बताया गया है कि इन दोनों के मध्य जो है विवाद पहले से ही था। उसके बाद में इस जयचंद की जो पुत्री है जिसका नाम है संयोगिता, ये संयोगिता जो है वो आपकी पृथ्वीराज के साथ प्रेम करने लगती है। ये बात जब जयचंद को पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसने संयोगिता का स्वयंवर करता है वो। और उस स्वयंवर में, स्वयंवर क्या होता है, यानी कि जो पहले राजा थे वो अपनी पुत्री की शादी करने के लिए उनको ये इजाज़त देते थे अपनी पुत्री को कि आपको जो पसंद आए उस राजा से आप शादी करें, जो भी आपको योग्य लगे उस राजा से आप शादी करें। स्वयंवर यानी कि खुद वर चुने, उसको बोलते हैं अपन स्वयंवर। तो ये जो जयचंद गढ़वाल है इस संयोगिता का स्वयंवर करते हैं और इस स्वयंवर में ये सभी राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है इसको नहीं बुलाते हैं। ये भी तो राजा ही था, अजमेर का राजा था, इसको नहीं बुलाते हैं। और सभी राजाओं को बुलाते हैं। और जो पृथ्वीराज चौहान है, इस पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को ये अपने कक्ष के बाहर जो है जहाँ पे चौकीदार खड़ा रहता है, उस चौकीदार के स्थान पर ये इन पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को रख देते हैं ताकि इनको लज्जित कर सके, इनको बेइज्जत कर सके। अब जो है संयोगिता आती है आपकी और स्वयंवर में माला लेकर के, और राजा बैठे रहते हैं आपके, बहुत सारे राजा बैठे रहते हैं। राजा, पहला राजा इसके पास आती है कि भाई खड़ा हो, रेट पास कर रखी है क्या, नहीं कर रखी। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड कुछ नहीं कर रखा, नहीं कर रखा, रिजेक्टेड। सेकंड राजा है उसके पास आती है कि भाई तूने क्या कर रखा है, सीटेड कर रखा, नहीं कर रखा, नहीं कर रखा, रिजेक्टेड। तीसरे राजा के पास आती है, भाई तूने क्या कर रखा है, कोई फॉर्म वॉर्म भरवा रखा है, नहीं भरवा रखा, रिजेक्टेड। इस प्रकार से सभी राजाओं के पास आती है और इनको कोई भी जो राजा है वो योग्य नहीं लगता है। किसको, संयोगिता को। ये जो बाहर जो खड़ी है आपकी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, इस मूर्ति को ये माला पहना देती है कि यही ठीक है, इसने रेट भी पास की है, इसने सेकंड ग्रेड भी पास कर ली, ये फर्स्ट ग्रेड में भी लग गया, और आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसकी तैयारी कर रहा है, ये योग्य है इन सभी से। ये सारे के सारे तो निकम्मे हैं, ये योग्य मिलता है इसको। किसको, संयोगिता को। ठीक है, तो ये इसको क्या कहती है, माला पहना देती है। फिर बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आता है संयोगिता को लेकर के और चला जाता है। तो ये जो है बात जो है इस जयचंद गढ़वाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और जयचंद गढ़वाल जो है वो ये बताते हैं कि जयचंद गढ़वाल बाद में जाता है किसके पास, मोहम्मद गोरी के पास। कई कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि जयचंद गढ़वाल जाता है मोहम्मद गोरी के पास कि जो आप आओ और जो अजमेर के जो शासक है पृथ्वीराज चौहान, इस पे आक्रमण करो। जयचंद गढ़वाल को ये लगता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को आक्रमण करने के बाद में इसको जब मार दिया जाएगा पृथ्वीराज चौहान को, तो यहाँ का जो शासक है वह मैं बन जाऊंगा और दिल्ली का जो राजपाट है वो भी मेरा हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं पता था कि ये जो तुर्क आ रहा है मोहम्मद गोरी, ये जो तुर्क है
ये तेरे को राजपाट कैसे देगा, ये तो खुद राजा बनेगा। तो ये जो कहानी है अपन को मिलती है नॉर्मल कहाँ पे, चंद बरदाई की जो लिखी हुई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो में। इस कहानी का किसी भी प्रकार से कोई भी और जो साक्ष्य है वो नहीं मिलता है, कोई भी जो इतिहासकार है वो इसको सत्य नहीं मानता है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। अपन को बस ये कहानी थोड़ी सी ये है मैंने आपको बताई है, आपको ध्यान में रखनी है। ये कहानी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य अब संघर्ष होता है। मोहम्मद गोरी जब आ जाता है, कुछ तो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को ये जो जयचंद है ये बुलाता है, और कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है वो खुद आता है अपनी राज्य विस्तार नीति को लेकर के। वो चाहता है कि पूरा जो राज्य है वो अपने अधीन हो। इस बात को लेकर के मोहम्मद गोरी खुद आता है आक्रमण करने के लिए, और मोहम्मद गोरी बहुत बार आक्रमण करता है इधर अपने राजस्थान में, भारत में। तो ये जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष चलता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था करनाल हरियाणा में। कारण क्या था, तबर हिंद बठिंडा पंजाब पर गोरी का कब्जा। देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है और मोहम्मद गोरी हैं, इन्हें दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हो जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में। कहते हैं कि गोविंद राय जो दिल्ली के राजा हैं ने मोहम्मद गोरी के दांत तोड़ दिए। पृथ्वीराज ने गोरी को स्वतंत्र कर दिया था। ये जब दोनों के बीच में युद्ध होता है, उसके बाद में मोहम्मद गोरी जब पराजित हो जाता है, तो मोहम्मद गोरी कहता है कि भाई साहब गलती होगी, मन छोड़ दो, मत जाऊँ, हमारा घर वापस है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मत आ जाइए। वो ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी को ये स्वतंत्र कर देता है। और तराइन के युद्ध से पहले गोरी ने अनेक बार आक्रमण किया। हमीर महाकाव्य कहते हैं कि 7 बार किया है, सुरजन चरित्र कहते हैं कि 21 बार किया है, और प्रबंध चिंतामणि ये कहती है कि आपका 23 बार किया है। तो कई बार अगर एग्जाम्स में पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो मोहम्मद गोरी है ये आक्रमण करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो है इसको पकड़ कर 2 झापट देकर के इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है, इस युद्ध को हारने के बाद में और मोहम्मद गोरी के जो है वो एक कसक जो है अंदर दिल में वो रह जाती है। वो 1 साल तक जो है वो तैयारी करता है खूब मोहम्मद गोरी, और उसके बाद में तराइन में ही हरियाणा जो है वहीं पर भी वापस इनके मध्य युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज तरते और मोहम्मद गोरी के बीच में इस युद्ध में ये मोहम्मद गोरी जो है वो जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी का जो दूत है वो आपको ध्यान में रखना है, क्वाम उल मुल्क मुल्तानी। देखिए कहते हैं कि 1192 में जब ये मोहम्मद गोरी युद्ध करने आया, तो ये जो दूसरा युद्ध है ना ये युद्ध नहीं है, ये एक विश्वासघात है जो मोहम्मद गोरी ने किया है पृथ्वीराज चौहान के साथ में। वरना पृथ्वीराज चौहान इससे पराजित हो ही नहीं सकता। इसको बहुत बार जो है मार मार के भगाया है यहाँ से, इससे पराजित हो ही नहीं सकता ये पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इसने जो है दिमाग से काम किया, इसने विश्वासघात किया, इसने छल किया था, और इस छल के वजह से इसने ये जो दूसरा जो युद्ध है इसमें इस पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। देखिए सबसे पहले जब ये आता है वापस 1192 में मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि भाई साहब क्या बात है, तू दोबारा मार खाएगा क्या मेरे से, यहाँ से चला जा, तेरे को पहले भी मैंने मारा था। तो मोहम्मद गोरी जो है अपने दूत को भेजता है, उस दूत का नाम ध्यान में रखना है, क्वाम उल मुल्क मुल्तानी। ये जो मुल्क मुल्तानी है ये आता है, ये कहता है कि मारो जो मोहम्मद गोरी है ना वो खाली उरे रहन आयो है, नॉर्मल शेर सपाटा करना आया है, वापस चल जाओ। मोहम्मद गोरी को जो भाई है गयासुद्दीन वो खाए बोले उन्हें रहन कौन देवे, इसलिए जो है यहाँ पे रहने लिए आया है, तो आप इसको रहने के लिए स्थान दीजिए, ये कुछ भी नहीं करेगा। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कोई बात नहीं, आराम से रहो यहाँ पे, खाओ पियो मौज करो। ये काफ़ी समय तक जो है एकदम नॉर्मल बैठा रहता है मोहम्मद गोरी पड़ाव डाल करके, और पृथ्वीराज चौहान जो है ये एकदम बेफिक्र हो जाता है। इसको लगता है कि ये काहे का आक्रमण करेगा यार। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है वो बस इसी बात का इंतजार करता है कि कब जो ये पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल से बेफिक्र हो जाए, इसके जो सारे जो सैनिक हैं वो इधर उधर हो जाए, फिर मैं आक्रमण करूं। तो 1192 ईस्वी में इसको जब मौका मिलता है मोहम्मद गोरी को, तो बिल्कुल सुबह के समय ये पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है, और पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था उस घोड़े को भी बदल देता है, और उस घोड़े को चेंज कर देता है नाट्यरंबा से। नाट्यरंबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनके मध्य युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जब युद्ध होता है, तो पृथ्वीराज चौहान जिस घोड़े पर बैठता है वह घोड़ा जो है डांस करने लगता है, नाचने लगता है, इसलिए इस घोड़े को बोलते हैं नाट्यरंबा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि घोड़े का नाम क्या है, नाट्यरंबा।
तो ये नाट्यरंभा भी ध्यान में रखना है। ये नाट्यरंभा जो है नाटक करने लगता है, घूमने लगता है। इस प्रकार से जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा, एकदम छल करके, विश्वासघात करके। और उसके बाद में पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले गया और वहां कैद में इसकी आंखें फोड़ देता है। ये एक बार ही जीतता है और ये विश्वासघात करके जीतता है, और जीतने के बाद में इस पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले जाता है। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने इसको बहुत बार जो है जीतने के बाद में इसको आज़ाद कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन ये जो तुर्क होते हैं, इनकी ये नीति रहती है कि कैसे भी करके अपन को तो जीतना है। ये धर्म नीति नहीं अपनाते हैं। तो ये अपने गजनी ले जाता है वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को, और वहाँ पे कैद करता है और वहाँ पे इसकी आंखें फोड़ देता है। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण से गोरी की हत्या की। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें जो है वो फोड़ दी जाती है। उसके बाद में भी पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण से इस गोरी की हत्या कर देता है। चंद बरदाई का एक दोहा है। ये जो चंद बरदाई है ये कहता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको बंदी बना करके गजनी ले जाया गया, जब मेरे को पता चला, चंद बरदाई को पता चला, तो बोलता है कि मैं गजनी गया, अपने दोस्त जो है, अपने जो शासक है, अपने जो राजा है पृथ्वीराज चौहान के पास में, और फिर उसने जो वहाँ का जो मोहम्मद गोरी है उसको कहा कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी कला है जिसको तूने आज तक नहीं देखा। गोरी ने पूछा, ऐसी कौन सी कला है? इसने कहा, इसकी दोनों आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी ये शब्दों को सुन करके और जहां तू कहेगा वहां निशाना लगा देगा। गोरे ने कहा, ये तो बड़ी अचंभे की बात है, ये खेल तो हम देखना चाहेंगे। गोरे ने कहा, ठीक है, खेल प्रारंभ किया जाए। तो चंद बरदाई ने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि यही मौका है इस गोरी को मारने का। मैं तेरे को बिल्कुल अंदाजा बता दूंगा कि ये कहाँ पे बैठा है और तू इसको मार देना। पृथ्वीराज चौहान का ठीक है। तो चंद बरदाई जो है वो दोहा बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके चौहान। यानी कि 4 बांस और 24 गज और 8 अंगुलियों के ऊपर इतनी दूरी पे कौन बैठा है? सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान। ये बात जब सुनती है किसको? पृथ्वीराज चौहान को, तो उसको अंदाजा हो जाता है कि कितनी ऊंचाई पे ये बैठा हुआ है, और बिल्कुल उसी दिशा में, उसी ऊंचाई पर ये जो है तीर चलाता है और इस गोरी की हत्या कर देता है। अब जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपना कंप्लीट होता है, अजमेर के चौहान जो है वो अपने कंप्लीट होते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने पिथौरागढ़ किला दिल्ली वाला का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो अजमेर आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान में रखना है आपको। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य संभाग खोला, जिसके अध्यक्ष थे वो थे आपके पद्मनाथ। तो ये 3 जो बातें हैं ये भी आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो फिर आपके आपस में, जो चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान है ये भी आपस में फिर खत्म हो जाते हैं, और जो अजमेर का जो चौहान राजवंश है वो यहाँ पे समाप्त होता है। पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे थे गोविंदराज, वो फिर रणथंभौर चले जाते हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको ध्यान में रखनी है, बार बार ये वीडियो रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।